दुनिया की सबसे बड़ी लोकशाही है। सिर्फ यही नहीं, मुझे लगता है कि भारत में सबसे ज़्यादा राजनीतिक पार्टियाँ हैं। हर क्षेत्र में पार्टी है, कई बार जिला स्तर पर भी पार्टी है और रजिस्टर्ड पार्टी की संख्या तकरीबन 1500 से ज़्यादा हो। अभी हाल ही में 5 राज्यों में चुनाव हुए। उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ, देश का सबसे बड़ा सूबा। वहाँ बीजेपी की सरकार आई है और कई राज्यों में भी आई है। लेकिन क्या एक और पार्टी बनाने की ज़रूरत पड़ेगी? पड़ी। क्या खास बात है? क्या एजेंडा है? और अभी ये जानना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अभी नज़दीक में कोई चुनाव नहीं है। दोस्तों, रतन लाल बोल रहा हूँ, काम की बात में आपका स्वागत है और पेश है अम्बेडकरनामा। हमारे साथ इस खास मुलाकात, इस चर्चा में डाइवर्सिटी मैन ऑफ इंडिया, बहुजन चिंतक, लेखक हैं, संपादक हैं, एक्टिविस्ट हैं, वो मौजूद हैं और वो डाइवर्सिटी मिशन तकरीबन 15 सालों से चला रहे हैं। लेकिन चुनाव के दरमियान लगातार कई दर्जन उन्होंने लेख छापे हैं, राजनीति को समझते हुए, इसके मिजाज को समझते हुए। और ये जो डाइवर्सिटी मिशन चला रहे थे, वो अचानक एक पार्टी के रूप में इन्होंने तब्दील कर दिया है, बहुजन डाइवर्सिटी पार्टी। रजिस्ट्रेशन हो गया है। क्या एजेंडा है? क्यों इनको बनाने की ज़रूरत पड़ी? क्या इनके जो एजेंडा है, अन्य पार्टियाँ लेने के लिए स्वीकार नहीं है? तमाम ये सब बातें हैं, पहलू हैं, इसको जानने की कोशिश करें। दुसाद साहब, स्वागत है आपका अम्बेडकरनामा में। धन्यवाद सर। बहुत दिन बाद आए हैं। जी सर। हाँ, मेरी तो ओर से आप आपको जय भीम कहने का मौका दें। आपके जी चैनल पर आना हमेशा जो है एक बड़ा सुखद अनुभव होता है और उम्मीद है कि एक नए विषय पर जो आप चर्चा कर रहे हैं, एक भविष्य की जो हमारी योजना है उसके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। चलिए, बिहार से उत्तर प्रदेश तक परशुराम जयंती मनाई जा रही है, पर्चे निकाले जा रहे हैं। पार्टी बनाने की ज़रूरत, आप लिखने, पढ़ने, बोलने वाले लोग हैं, लगातार सोशल मूवमेंट चलाते रहे हैं। आखिरकार आपको पार्टी बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्या है एजेंडा? क्या है मैनिफेस्टो? विस्तार से आप बताएँ, उसको समझेंगे और क्रॉस क्वेश्चंस भी करेंगे। दोस्त जो हमारा वीडियो सुनेंगे वो भी सवाल लिखेंगे, आपको जाना है और उसको उनके सवालों का भी जवाब देना है। तो चलिए, फ्लोर आपका है, बोलिए आपने पार्टी क्यों बनाई और एजेंडा क्या? सर, 14 अप्रैल को हमने फेसबुक के जरिए घोषणा की कि बहुजन डाइवर्सिटी मिशन से जुड़े हुए लोग एक पार्टी बनाने जा रहे हैं। और इस घोषणा के बाद से हमने जो है उस दिन 3 संभावित नाम लोगों के समक्ष रखे थे कि जो पार्टी बनने जा रही है उसके 3 नाम जो है हम लोगों के जेहन में हैं और आपसे हम जो है अनुरोध करते हैं कि सही नाम सुझाएं। तो वो 3 नाम थे, डेमोक्रेटिक डाइवर्सिटी पार्टी, दूसरा था बहुजन डाइवर्सिटी पार्टी और तीसरा था भारतीय डाइवर्सिटी पार्टी। ये 3 नाम हमने जो है अपने लोगों से के समक्ष रख करके उनका सुझाव मांगा था क्या रखा जाए। सर, यहाँ आपको थोड़ा-सा मैं संशोधन कर दूँ कि पार्टी का रजिस्ट्रेशन अभी पूरा नहीं हुआ है, प्रोसेस में है, प्रोसेस में है। निकट भविष्य में उम्मीद करते हैं कि 27 अगस्त 2022 को जो हम लोगों का डाइवर्सिटी डे हर साल हम 27 अगस्त को मनाते हैं, उस दिन जो औपचारिक तौर पर इस पार्टी की जो है वो ये घोषणा होगी, लॉन्चिंग होगी। बहरहाल सर, आपने जो पूछा कि इस पार्टी को बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? आप सर जानते हैं कि हम लोग पिछले 2 दशक से लगातार जो है लेखन करके जो बहुजनवादी पार्टियां हैं उनको एजेंडा देने की कोशिश करते रहे, उनको बतलाते रहे कि देश की वर्तमान स्थिति जैसी है, इसमें जो है बहुजन समाज जो है बिल्कुल गुलामों की स्थिति में पहुंचते जा रहा है। और शासक दलों की नीतियों की वजह से जो है ये समाज सोर्सेज ऑफ पावर से बिल्कुल एक्सक्लूड होते जा रहा है। ऐसी में जो है पार्टियों से हम लोग लगातार निवेदन करते रहे, उन पर एक नैतिक दबाव डालते रहे कि वो जो है अपने एजेंडे में सोर्सेज ऑफ पावर के इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन को, वाजिब बंटवारे की, सामाजिक न्याय को मुद्दा बनाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। खास तौर से सर जब पिछले 10 मार्च को जो 5 राज्यों का चुनाव आया और उसमें उत्तर प्रदेश जैसे देश की राजनीति की दिशा तय करने वाले प्रदेश का जो रिजल्ट आया वो हम लोगों को स्तब्ध कर दिया।
आपने चैनल पर खुद चर्चा करवाई है सर, देखे आपने कि मैंने लगभग 2 दर्जन लेख लिख करके जो है प्रयास रहा कि ये चुनाव में जो है पॉलिटिकल पार्टियां सामाजिक न्याय के मुद्दे को उठाए। सोर्सेज ऑफ पावर से जो है लगातार बहुजनों को एक्सक्लूड किया किया जा रहा है, इसे ध्यान में रखते हुए अपना एजेंडा स्थिर करें। लेकिन सर वैसा कुछ नहीं हो पाया। हमने इस तो 5 राज्यों के चुनाव के दौरान जो है सर 10 फरवरी को एक पार्टी के घोषणा पत्र पर टिप्पणी करते हुए लिख दिया था कि बड़ी निराशा की बात दिखाई पड़ रही है। ऐसा लगता है कि ये पार्टी जो है चुनाव लड़ने के लिए नहीं, भाजपा को जिताने की सुपारी ले रखी है। कहने का मतलब सर कि जो है जो 5 राज्यों के चुनाव में बहुजनवादी पार्टियां मैदान में उतरी थी, उनका जो एजेंडा जो था बहुत ही निराश कर रहा था। उन्होंने सामाजिक न्याय के मुद्दे को जरा भी जो है प्रश्रय नहीं दिया, जबकि हम लोग बरसों से ये लिखते रहे कि एकमात्र सामाजिक न्याय के एजेंडे को खड़ा करके ही जो है भाजपा का आप मुकाबला कर सकते हैं। और इसका एग्जाम्पल भी हम लोग देते रहे हैं कि 2015 में लालू प्रसाद यादव जी ने जो है मोदी जी के आगमन के बाद से पहली बार चुनाव में उतरते हैं मोदी जी 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में। और उस चुनाव को लालू जी जो है सामाजिक न्याय के मुद्दे पर केंद्रित करते हैं और बहुत ही आसानी से जो है वो मोदी को शिकस्त देने में सफल हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद सर जितने भी चुनाव हुए 2015 के बाद से 2017 का उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव होता है, उसमें हम लोगों को उम्मीद थी कि लालू यादव ने जो एक मॉडल खड़ा किया सामाजिक न्याय की राजनीति के जरिए जो है आपको शासक दलों को भाजपा को शिकस्त देने का एक जो मॉडल खड़ा किया है, उसका अनुसरण करते हुए उत्तर प्रदेश के राजनीतिक दल जो है सामाजिक न्याय के मुद्दे पर चुनाव को केंद्रित करेंगे। लेकिन सर वैसा कुछ नहीं हुआ। 2017 के बाद अगला विधानसभा चुनाव जो होता है सर लोकसभा का होता है। लोकसभा चुनाव 2019 में आपने देखा कि बहुत ही हताशाजनक परिणाम आया। पूरे भारत की जितनी भी है आपका ये बहुजनवादी पार्टियां खासतौर से उत्तर प्रदेश और बिहार में जहां से देश की राजनीति की दिशा तय होती है, यहाँ पर जिन दलों से जो है हम लोग बहुत एक्सपेक्ट किए थे, इन्होंने जो है सामाजिक न्याय का एक शब्द उच्चारित नहीं किया। 2019 के बाद अगला चुनाव होता है सर बिहार विधानसभा का। उस चुनाव में जो है तेजस्वी यादव जी ने बहुत ही शानदार तरीके से लड़ाई लड़ी थी और लग रहा था कि वो जो है भाजपा को मात देने में जो है सफल हो जाएंगे। लेकिन अंततः उनकी नैया जो है किनारे जाकर के डूबती है। और जो कारण हम लोग ने तफ्तीश किया सर वो ये दिखाई पड़ा कि उन्होंने 2020 के चुनाव में ए टू जेड का तो मुद्दा उठाया, लेकिन सामाजिक न्याय से जुड़ा एक शब्द भी उच्चारित नहीं किया। ये देखते हुए कि 2015 में लालू प्रसाद यादव ने जो है सामाजिक न्याय का मुद्दा उठा करके नीतीश कुमार उनको मोदी को शिकस्त दे चुके हैं, उनको उठाना चाहिए था लेकिन नहीं उठाया गया। बाद में ये जो 2022 का चुनाव था सर ये तो बहुत ही निर्णायक था। हम लोगों ने लेख पर लेख लिख करके आपके चैनलों पर के जरिए हमने अपनी बात को वहां पहुंचाने की कोशिश किया। ये चुनाव जो है बहुत ही निर्णायक है। इसमें यदि आपका जो है सामाजिक न्यायवादी दल हार जाते हैं तो अंततः 2025 में जो है भाजपा को हिंदू राष्ट्र घोषणा करने का एक अवसर मिल जाएगा। और वो जब दिन आएगा तो भारतीय राजनीति के इतिहास का सबसे जो है त्रासदपूर्ण दिन होगा। लेकिन इतना जो है प्रेरित करने के बावजूद सर जो है 2022 के चुनाव में सामाजिक न्याय का एक शब्द भी नहीं उठा, शब्द भी नहीं उठा सर। ऐसे में जो परिणाम जो आना चाहिए बिल्कुल स्वाभाविक आया। आपने देखा कि बुरी तरीके से जो है जो जिस पार्टी को इस देश पर रूल करना चाहिए था बहुजन समाज पार्टी एक सीट पर सिमट कर रह जाती है। अखिलेश यादव जी खुश हो सकते हैं कि उनकी पार्टी ने पिछले चुनाव के मुकाबले कुछ ज्यादा सीटें जीती, लेकिन जो उनके सामने एक बेहतरीन मौका था उत्तर प्रदेश की सत्ता हाथ में लेने के लिए, लेकिन वो नहीं ले पाए। तो जो सबसे बड़ा जो कारण है सर कि जो है मोदी जी के आगमन के बाद से जिस तरीके से बिहार उत्तर प्रदेश चुनाव 2017, लोकसभा चुनाव 2019, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 और उत्तर प्रदेश 5 राज्यों का जो चुनाव होता है उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में जिस तरीके से सामाजिक न्याय के मुद्दे को पूरी तरीके से इग्नोर किया गया, जिस तरीके से अज्ञात कारणों से सोशल जस्टिस के मुद्दे पर अपनी राजनीति करने वाले पार्टियों ने सामाजिक न्याय के मुद्दे से परहेज किया, वैसी स्थिति में सर हमें पार्टी बनाने के लिए विवश होना पड़ा। इसके पहले एक और कारण आता है सर। पिछले साल अप्रैल महीने में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की तरफ से ग्लोबल जेंडर गैप की रिपोर्ट आती है सर। वो रिपोर्ट इतनी चौंकाने वाली थी, हमें बड़ा ताज्जुब हुआ कि इस देश की मीडिया ने, इस देश के फेमिनिस्टों ने कहीं भी उसकी जिक्र नहीं किया।
ये तो जिक्र हुआ कि जो ग्लोबल जेंडर गैप की रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट में देखा गया कि भारत जो है लैंगिक समानता के मोर्चे पर इवन जो है नेपाल, आपका बांग्लादेश और जो दूसरे जो प्रतिवेशी राज्य हैं, कंट्रीज हैं, उनसे भी पिछड़ चला गया है। माने लैंगिक समानता के मोर्चे पर भारत का परफॉर्मेंस बहुत ही शूटिंग है। ये तो आया सर, लेकिन उस रिपोर्ट में एक चौंकाने वाली बात ये थी सर, बतलाया गया था कि भारत की महिलाओं को लैंगिक समानता पाने में जो है कितने साल लगेंगे। उस रिपोर्ट में कहा गया है कि इनको पॉलिटिकल समानता पाने में, राजनीतिक समानता पाने में 95 साल लगेंगे। महिलाओं को आधी आबादी को शैक्षणिक समानता पाने में लगेंगे 105 साल, जबकि आर्थिक समानता पाने में पुरुषों के बराबर जो है आर्थिक समानता पाने में देश की आधी आबादी को 257 साल लगने हैं। ये मामला जो है हमें स्तब्ध कर दिया सर। उसके बाद से हमने जो है बहुजन डाइवर्सिटी मिशन की ओर से ढेरे लेख लिखे और 2022 का जो चुनाव था, इसमें जो है इस मुद्दे को लगातार पॉलिटिकल पार्टियों के समक्ष रखा गया कि आप इस पर बोलो, लेकिन तमाम पार्टियों ने इस पर जो है चुप्पी अख्तियार किए रखा। तो आप कह सकते हैं सर कि जो हम लोग पार्टी बनाने का फैसला लिए हैं, उसके पीछे जो है मेजर कारण है लैंगिक असमानता। जो बतलाया जा रहा है कि आप आधी आबादी को जो है पुरुषों के बराबर आर्थिक समानता पाने में 257 साल लगेंगे। हम लोगों का मानना है कि 300 साल से अधिक लगेगा दलित पिछड़े समाज की महिलाओं को। ऐसे में जो है लैंगिक समानता की लड़ाई को प्रधानता देते हुए जो है ये पार्टी जो है फॉर्म होने जा रही है। हम लोग का मानना है कि आर्थिक और सामाजिक गैर बराबरी सबसे बड़ी समस्या है। बहुजन डाइवर्सिटी मिशन जो इसी समस्या के खात्मे को लेकर के वजूद में आता है, लेकिन ये समस्या मैंने घटने के बजाय उत्तरोत्तर बढ़ते जाती है और इसका जो चरम जो विकृत रूप सामने आता है सर, वो लैंगिक असमानता के रूप में आता है। तो सर मेजर कारण ये है कि जो लैंगिक असमानता की रिपोर्ट आई है, जिसमें बताया जा रहा है कि आधी आबादी को 257 साल लगेंगे। हम लोगों का मानना है कि दलित पिछड़ी महिलाओं को जो है इसमें 300 साल से अधिक लग सकते हैं। तो महिलाओं को आधी आबादी को सर जो है इक्वलिटी मिले, इस बात को ध्यान में रखकर कई मुख्यतः हम लोग पार्टी बनाने जा रहे हैं। हम लोग का मानना है कि जिस देश की 65 करोड़ आबादी जो है इस शक्ति के स्रोतों से बिल्कुल बहिष्कृत है, जिसे इक्वलिटी पाने में 300 साल लग सकते हैं सर, इससे बड़ी दुनिया में कोई समस्या हो नहीं सकती है। इसी समस्या ने सर हम लोगों को खास तौर से बात किया कि पार्टी बनाने की दिशा में हम आगे बढ़े और इसकी घोषणा जो है वो 14 अप्रैल को हमने किया सर। तो इसमें कैसे अचीव करेंगे अपने एजेंडे को, लैंगिक समानता और सामाजिक समानता कैसे अचीव करेंगे? उसके लिए सर तो ये है कि अपने पास जो एक परफेक्ट रोड मैप है और हमने जब 14 तारीख को घोषणा किया कि हम लोग पार्टी बनाने जा रहे हैं, तो ये बहुत दावे के साथ हमने कहा था कि ये बहुत ही खास किस्म की पार्टी बनने जा रही है। इस किस्म की पार्टी डेमोक्रेटिक हिस्ट्री में आज तक नहीं बनी है और कोई इसका अनुकरण भी चाहे तो नहीं कर सकता है इस हिसाब से सर। तो इसके तहत सर जो है ये जो है मुख्य रूप से हम लोग क्या करने जा रहे हैं, इस देश की आधी आबादी के साथ जो है प्राय जो शेष जो है लगभग कुल मिलाकर जो 93% आबादी है सर, हमारा मानना है कि शासक दलों की आर्थिक नीतियों के कारण ये 93% आबादी जो है ऑलमोस्ट गुलामों की स्थिति में पहुंच चुकी है सर। हम इन गुलामों को डॉक्टर अम्बेडकर के शब्दों में बाबा साहब ने कहा है कि गुलामों को गुलामी का एहसास करा तो वो गुलामी की जंजीरें तोड़ देंगे। तो इस पार्टी के जरिए मुख्यतः सर जो है हम आधी आबादी को और कुल मिलाकर के 93% आबादी को जो है इस बात का एहसास कराने जा रहे हैं कि शासक दलों की नीतियों के कारण जो है आप बिल्कुल जो है गुलामों की स्थिति में पहुंच चुके हो। आप उस स्टेज में पहुंच चुके हो जिस स्टेज में भारत के लोगों को अंग्रेजों के खिलाफ जो है स्वाधीनता संग्राम संगठित करना पड़ा। इसी स्टेज में दक्षिण अफ्रीका के लोगों ने गोरों के खिलाफ अपना लिबरेशन की लड़ाई लड़नी पड़ी। इसी स्टेज में सारी दुनिया में ब्रितानी साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ाई लड़नी पड़ी। तो हमारा जो है इस देश की जो 93% आबादी है सर, वो लगभग इसी स्थिति में पहुंच चुकी है। तो हम उनको जो है इस बात का एहसास कराएंगे और उम्मीद है कि जो है बाबा साहब के शब्दों में यदि हम गुलामी का एहसास कराने में सफल हो गए तो वो जो है अपनी गुलामी की बेड़ियां तोड़ने के लिए इस पार्टी को सत्ता में लाएंगे और ये पार्टी जब सत्ता में आएगी सर तो जो ये क्या करने जा रही है, इस पार्टी का मानना है सर कि इस देश में जो गैर बराबरी बढ़ी है उसका मुख्य कारण जो है सोर्सेज ऑफ पावर का अनइक्वल बंटवारा।
इस बंटवारे की जो सबसे बड़ी ट्रेजेडी रही है सर, कि इस देश का जो अग्रसर तबका है, बंटवारे में प्रायोरिटी उसको मिलती रही है। जबकि होना चाहिए था क्या, आर्थिक और सामाजिक विषमता की स्थिति को देखते हुए बाबा साहब ने 25 नवंबर 1949 को कहा था कि ये देश जो है 26 जनवरी 1950 से एक एडवर्स दिशा में जाएगा। राजनीति के क्षेत्र में मिलेगी समानता, लेकिन आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में मिलेगी भीषण गैर बराबरी। इसलिए निकटतम भविष्य के मध्य आर्थिक और सामाजिक गैर बराबरी का खात्मा कर लेना पड़ेगा, नहीं तो विषमता से पीड़ित जनता जो है डेमोक्रेसी के उस ढांचे को विस्फोटित कर सकती है जिसे हमने इतनी मेहनत से बनाया है। तो शासक दलों ने सर बाबा साहब की चेतावनी को नहीं माना और आज आर्थिक और सामाजिक गैर बराबरी जो है उस जगह पहुंच चुकी है सर, जिसकी तुलना हम एवरेस्ट से कर सकते हैं। और ये स्थिति जो है सर, शक्ति के स्रोतों आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक और धार्मिक के असमान बंटवारे से हुई है। तो ये पार्टी जो अभी फिलहाल इसका नाम रखा गया है बहुजन डाइवर्सिटी पार्टी, और कुछ संदेह है, लोग कह रहे हैं कि शायद जो है रजिस्ट्रेशन पाने में इस नाम को दिक्कत हो सकता है, तो फ्यूचर में जो है शायद इसके नाम में भी कुछ चेंज हो। लोग कह रहे हैं कि जो जानकारों का कहना है कि चुनाव आयुक्त शायद जो है एक बहुजन शब्द को जो है वो परमिट नहीं करेगा, तो ऐसे में नाम में चेंज हो सकता है। तो आने वाले दिनों में सर ये पार्टी जो है जो शक्ति के स्रोतों के बंटवारे का है उसमें एक नया विजन लेकर के उतरेगी सर। हम लोग जो है जो अब तक का जो ट्रेडिशनल जो बंटवारे का स्वरूप है, इसके तहत क्या होता है कि पहले जनरल को अवसर दिए जाते हैं, उसके बाद से वंचितों को अवसर दिए जाते हैं सर। यदि राष्ट्र 300 साल के बजाय लगभग 50-60 सालों में महिलाओं को आर्थिक और राजनीतिक गैर बराबरी से मुक्त कराना चाहता है सर, तो राष्ट्र को जो है शक्ति के स्रोतों के बंटवारे के नए प्रणाली पर विचार करना पड़ेगा। और ये प्रणाली जो हम लोग देने जा रहे हैं सर, ये कोई नई बात नहीं है। 2019 में सर जब आप लोग वो जो रोस्टर की लड़ाई लड़ रहे थे, उन्हीं दिनों हमने एक किताब तैयार की थी, अवसरों और संसाधनों पर पहला हक किनका और क्यों। तो हमारी पार्टी जो है एक ये नारा इसका रहेगा, अवसरों और संसाधनों पर पहला हक आधी आबादी का। और इसके तहत जो है जितने भी सोर्सेज ऑफ पावर है उसके बंटवारे की शुरुआत जो है हम यहाँ से कर रहे हैं। जो सर्वाधिक वंचित समाज की महिलाएं हैं सबसे पहले उनको मिलेगा, और अंतिम अवसर जो है इस देश की जो बने जो आर्थिक रूप से अग्रसर जो तबका है उनकी महिलाओं को मिलेगा, और अंतिम शेष अवसर जो है मिलेगा जो इस देश के जो है शक्ति के स्रोतों पर 80 से 90% कब्जा जमाया हुआ वर्ग उसको। तो अब तक जो बंटवारे की पद्धति है यदि हम लोग इसको उलट देते हैं सर, तो आने वाले दिनों में जो है एक इक्वलिटी की ओर बढ़ सकते हैं। इसका एग्जाम्पल साउथ अफ्रीका में सेट हो चुका है सर। साउथ अफ्रीका का जो सुविधाभोगी है रूलिंग क्लास है सर, उसका सोर्सेज ऑफ पावर पर 80 से 90% कब्जा था। बाद में जब वहां पर मंडेला जी की सत्ता कायम होती है, तो सत्ता के बाद से जो है वहां जो है संविधान में कुछ ऐसा प्रोविजन किया जाता है कि जिस सोशल ग्रुप का, वहां कलर बेस्ड सोसाइटी है, साउथ अफ्रीका की सोसाइटी 3 कलर में डिवाइड है। मूल निवासी ब्लैक्स हैं जिनकी आबादी 79% है, दूसरे पर कलर्ड है जिसमें एशियन मुल्क के लोग हैं, चाइनीज और इंडियन लोग है, और तीसरे पर वहां जो व्हाइट रेस के लोग हैं, वहां का जो है कलर्ड बेस्ड डाइवर्सिटी थी। तो मंडेला जी ने जो सत्ता में आने के बाद ऐसा प्रोविजन किया है सर कि जिस सोशल ग्रुप का जो संख्या अनुपात है उसी अनुपात में हम अवसर देंगे। नतीजा क्या होता है कि जो गोरे 80 से 90% अवसरों का उपयोग कर रहे थे, धीरे धीरे वो अपनी संख्या अनुपात पर सिमटे, और संख्या अनुपात पर सिमटने का नतीजा क्या होता है सर, उनके हिस्से का सरप्लस 70 से 80% जो है सोर्सेज ऑफ पावर वंचितों में बंटने का एक रास्ता खुलता है। हम लोग भी जो है हमारी जो है जो प्राथमिकता रहेगी वो इस देश का जो सुविधाभोगी वर्ग है जिसका 80 से 90% कब्जा है, उसको जो है हम उसको संख्या अनुपात पर रोकेंगे, और संख्या अनुपात पर यदि रोकते हैं तो उसके हिस्से का 65 से 70% सरप्लस अपॉर्चुनिटी सर जो है बटने का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। और इसी सरप्लस अपॉर्चुनिटी को हम प्राथमिकता के साथ जो है सबसे दबे कुचले समाज की महिलाओं को देंगे। उसके बाद से जो है सबसे दबे कुचले समाज के रूप में हम दलितों को मानते हैं, नंबर 2 पर जो है आदिवासी महिलाएं रहेगी, नंबर 3 पर जो है ओबीसी की, नंबर 4 पर जो है माइनॉरिटीज की, 5वें पर जो है सवर्ण समुदाय की महिलाएं रहेगी। इनको हम जो प्राथमिकता के साथ जो अवसर देंगे, इस तरीके से यदि हम करते हैं तो हमारी धारणा है कि पार्टी सत्ता में आने के जो है 40-50 सालों के अंदर जो है ये जो लैंगिक असमानता, ये जो भीषण गैर बराबरी है, इसको काफी हद तक ओवरकम कर लेगी।
इसके साथ ही जो बाबा साहब ने जो है ड्रीम देखा था कि देश से आर्थिक और सामाजिक गैर बराबरी का खात्मा हो, उस लक्ष्य को भी हम लोग अचीव कर लेंगे सर। तो पार्टी के पास अपना एक ये है, रोड मैप है और इसमें नया कुछ नहीं है सर। ये बहुजन लेखकों का ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें आपका भी भरपूर हमें सहयोग गति से मिलता रहा। तो इसमें हम लोगों ने जो है एक 15 मार्च 2007 को जब बहुजन डाइवर्सिटी मिशन की घोषणा हुई, तो उस दिन हमने सर एक मैनिफेस्टो जारी किया था, जिसको बहुजन डाइवर्सिटी मिशन का मैनिफेस्टो कहते हैं। बहुत से लेखकों का मानना है कि ये मैनिफेस्टो जो है कम्युनिस्ट पार्टी के मैनिफेस्टो से भी कहीं ज्यादा इफेक्टिव है। तो उस मैनिफेस्टो में जो बातें हम लोगों ने सर जो है लिख के रखी थी, लगभग उसी का इम्प्लीमेंटेशन जो है इस पार्टी के वजूद में आने के बाद से हम लोग करने जा रहे हैं। तो संख्या अनुपात में बंटवारा होगा और बंटवारे में प्राथमिकता जो है आपको अति दलित समुदाय की महिलाओं को दी जाएगी, उसके बाद से दलित समुदाय की महिलाओं को तीसरे नंबर पर जो है जो बैकवर्ड जो आदिवासी उनको दिया जाएगा, चौथे नंबर पर जो है जो थोड़ा अग्रसर आदिवासी उनको महिलाओं को, इस क्रम में जो है लास्ट अवसर जो सवर्ण महिलाओं को दिया जाएगा। और पुरुषों का जहां तक सवाल है, आखिरी हम जो है इनके जो है सवर्ण पुरुषों के देंगे, उनको संख्या अनुपात पर जो है हम कंफाइन करेंगे। यदि संख्या अनुपात पे पार्टी रोक लेती है तो 60 से 70% जो सरप्लस अवसर बंटने के लिए हो जाएंगे और इनका वाजिब बंटवारा करा करके हम जो है इस देश में विषमता की स्थिति से पार पा सकते हैं, लैंगिक समानता के लक्ष्य को अचीव कर सकते हैं सर। ऐसी साथ कुछ क्या आपको लगता है कि आपका जो एजेंडा है उसमें कोई पार्टी भारत में काम कर रही है या नहीं कर रही, या भविष्य में किसी से संभावना है? सर ये तो है कि ये जो आपका 2007 में बहुजन डाइवर्सिटी की मिशन की स्थापना होती है सर, तो इसका मकसद था कि जिस चीज को आप लोगों ने 2002 में भोपाल कॉन्फ्रेंस से शुरू किया था, भोपाल कॉन्फ्रेंस में था कि जो है जो दलित आदिवासी हैं उनके लिए फ्यूचर में जो नौकरियां खत्म हो रही है, तो वहां से स्लोगन दिया गया था, थिंक बिहाइंड रिजर्वेशन। नौकरी से परे हट करके इनको संपदा संसाधनों, सप्लाई, डीलरशिप इत्यादि में भागीदारी दिलाने की कोशिश करो, ये वहां से नारा घोषित हुआ था सर। और आपको याद है 27 अगस्त 2002 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने जो है मध्य प्रदेश में जो ये समाज कल्याण विभाग की तरफ से हॉस्टलों में जो सप्लाई की जाती थी बस में, उसमें 30% रिजर्वेशन दी करके सर उन्होंने एक नई क्रांति का आगाज किया। उसके बाद से पूरे देश के दलित संगठन अपने अपने स्तर पर अपने अपने राज्य सरकारों के समक्ष दबाव बनाने लगे, प्लीज आप भी जो है भोपाल कॉन्फ्रेंस में जो चीजें इम्प्लीमेंट हुई है उसका अनुसरण करते हुए आप भी अपने स्टेट में ये चीजें लागू करो। तो इसे लेकर के सर 4-5 सालों तक बड़ा ये रहा दबाव रहा। उसमें इस देश के जो आर के चौधरी, डॉक्टर उदित राज, आप जैसे लोग और ढेरों संगठन जो है ये कोशिश किए कि राज्य सरकारों पर दबाव बना के ये चीजें लागू करवाई जाए। लेकिन एक ऐसा अंतराल आता है सर कि बाकी संगठन जो है चुप मार के जब बैठ जाते हैं, वैसी स्थिति में 15 मार्च 2007 को जो है बहुजन लेखकों का संगठन जो है आप जैसे लोगों को लेकर के ये बहुजन डाइवर्सिटी मिशन की स्थापना होती है। और इसके तहत हम लोग जो एजेंडे दिए सर, धीरे धीरे जो है बहुत सी सरकारों ने इसको लागू किया। मसलन जून 2009 में मायावती जी ने जो है ठीकों में 23% रिजर्वेशन SC/ST को दिया था। ये बहुत क्रांतिकारी घटना थी सर। 1942 के अक्टूबर महीने में बाबा साहब ने अंग्रेजों के समक्ष एक ज्ञापन दिया था, जो उनकी जो रचना है गिरभांसे अस्पृश्यों की समस्याएं नामक किताब में संकलित। तो उसमें अंग्रेजों के समक्ष उन्होंने मांग किया था कि PWD के ठीकों में जो है अस्पृश्यों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। 1942 उनका सपना था। उस सपने को जो है बहन जी 2009 में जो है पूरा करती है। लगभग जो है 66-67 वर्षों के बाद बाबा साहब का सपना जो पूरा होता है, तो उसमें कहीं जो ये था, जो डाइवर्सिटी मिशन से जुड़े हुए लेखक है उन्होंने जो दबाव बनाया उसका। उसके बाद से सर चल करके बहुत कुछ होता है। आपने देखा कि झारखंड में जो है 25 करोड़ तक के ठेकों में रिजर्वेशन हो चुका है। पिछले जून महीने में जो है इनके स्टालिन साहब ने मंदिरों के पुजारियों की नियुक्ति में जो है आपका रिजर्वेशन लागू करके एक क्रांति घटित कर दिया। इसके पहले जगन मोहन रेड्डी ने 2019 में जो है सर जो जितने रिलीजियस ट्रस्ट हैं उसमें जो डाइवर्सिटी लागू किया था, अर्थात जो है दलित, आदिवासी, पिछड़े और जो है महिलाओं को उन्होंने प्रतिनिधित्व दिया था। तो टुकड़ों टुकड़ों में तो सर काफी काम हुआ, लेकिन जो है ये काम होना चाहिए था सामूहिक रूप से।
मगर वैसा कुछ नहीं हो पाया। जब वैसा कुछ नहीं हो पाया सर, तो अंततः जो है हम लोगों को बाध्य होकर के इस पार्टी के गठन की दिशा में अग्रसर होना पड़ा है। ये चीज़ें तो जो माँग जो एजेंडा है, ये टुकड़ों-टुकड़ों में लागू हुआ है सर। लेकिन अब जो ये पार्टी जो बन रही है, ये है कि पूरी तरीके से इसी एजेंडे पर केंद्रित होकर के हम लोग जो है ये एक माहौल बनाएँ और उम्मीद है कि जो है सर, कि हम लोग 2050 तक जो है काफ़ी हद तक जो है अपने लक्ष्य को पा लेंगे। कहने का मतलब है पार्टी जो सत्ता में आएगी और जो बहुजन डाइवर्सिटी मिशन का जो 10 पॉइंट एजेंडा है, उस एजेंडे को लागू करवाने की दिशा में कदम आगे बढ़ाएगी और ऐसा होने पर जो है सर, जो भारत में हज़ारों साल की गैर बराबरी है सर, उसके खात्मे की दिशा में जो है एक नई क्रांति हो जाएगी सर, ऐसा हम लोग का विश्वास। राजनीतिक पार्टी चलाने के लिए बहुत पैसों की ज़रूरत होती है, पैसे कहाँ से लाएँगे? अरे सर, सर जो है आपको बता दूँ कि सुन के आपको खुशी होगी कि जो हम लोगों के पास जो है, सारी लड़ाई सर हम लिटरेचर के ज़रिए लड़ने जा रहे हैं। लिटरेचर के ज़रिए लड़ने जा रहे हैं। बहुत पहले सर आपको याद होगा 2018 में आप आए थे लखनऊ और हम लोगों ने जो है आपकी उपस्थिति में एक हस्ताक्षर अभियान की जो है वो शुरुआत की थी। आपने उस पर बढ़िया से संबोधित भी किया था। तो उस अभियान को हम लोगों ने 15 जिलों में चलाया सर, लेकिन उतना जोर नहीं पकड़ पाया और उस समय तो देश की स्थिति इतनी बदतर भी नहीं हुई थी। लेकिन 2018 के बाद तो गंगा जमुना में बहुत पानी बह गया सर। 2018 के बाद से जो है वो आरक्षण का लगभग खात्मा हो गया। मार्च 2018 में आप लखनऊ आए थे और जो है 5 अगस्त 2018 को नितिन गडकरी जो बहुत ही वरिष्ठ थी भाजपा सरकार के नेता है, उन्होंने कह दिया था कि सरकारी नौकरियां खत्म हो चुकी है, इसलिए आरक्षण का कोई अर्थ नहीं। तो ये सरकार जो है आरक्षण को बिल्कुल खत्म कर चुकी है, इसकी घोषणा 2018 में हो गया। उसके बाद से आप देखते हैं कि जो है मोदी जी जब नए सिरे से 2019 में जो है पीएम बनते हैं, उसके बाद से अंधाधुंध तरीके से जो है तमाम जो है सेक्टर जो है जहाँ पर लोगों को रिजर्वेशन मिलता था, जुनून के साथ बेचने के लिए होते हैं। तो 2018 के बाद से आज की स्थिति में सर जमीन आसमान का फर्क आ चुका है और मैं दावे के साथ कहता हूँ सर, इस देश को जिस स्टेज में पहुंचा दिया गया सर, इसी स्टेज में सारी दुनिया में लिबरेशन की लड़ाई लड़ी गई। तो ये लड़ाई जो बहुजन डाइवर्सिटी पार्टी बनने जा रही है, ये आधी आबादी के लिबरेशन की लड़ाई लड़ने जा रही है। ये हजारों साल के जो है शक्ति के स्रोतों से वंचित किए गए दलित, आदिवासी, पिछड़े और इनसे कन्वर्टेड लोगों की लड़ाई लड़ने जा रही है। अब इसमें सर जो है जो बताया कि 2018 में जो आपके सामने जो वो बना था, जो हस्ताक्षर का ही बना था, उसी चीज को सर एक नए डेवलप रूप में हम लोग लेकर के जा रहे हैं। हो गया क्या कि हम जो है पब्लिक के बीच जा करके जो है लोगों से अपील करेंगे और अपील रहेगी इनके माध्यम से राष्ट्रपति के समक्ष जो है एक अपील हम लोग भेजेंगे। उस अपील में राष्ट्रपति जी को समझाया जाएगा कि देखिए आर्थिक और सामाजिक गैर बराबरी जिसके खात्मे का आह्वान बाबा साहब ने किया था, इस देश के शासकों ने उसकी अनदेखी कर दिया और अनदेखी का परिणाम है कि आज भारत में जो है डेमोक्रेसी खतरे में पहुंच चुकी है। एक विशाल आबादी जो है बिल्कुल गुलामों की स्थिति में पहुंच चुकी है। इसी आर्थिक और सामाजिक गैर बराबरी के अनदेखी के फलस्वरूप जो है इस देश की आधी आबादी के सामने वो स्थिति आ गई है कि इसे अपनी इक्वलिटी पाने में 300 साल लगेंगे। ऐसे में आपसे निवेदन है कि आप शक्ति के स्रोतों का नए सिरे से बंटवारा कीजिए। ये जो है अपील लोगों के तरफ की जाएगी। और सर थोड़ा सा इस अपील पर जो सिग्नेचर कर देंगे सर, तो जो अपील पर सिग्नेचर करेगा सर, उसको हम लोग जो है 2000 रुपए की किताबें देने जा रहे हैं। ये वर्ल्ड हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ है। ये आपके सामने जो किताब है सर, ये किताब है, ये 350 रुपए की किताब है, ये हम देने जा रहे हैं। हम देने जा रहे हैं दलित कैसे बनेंगे लखपति करोड़पति। हम देने जा रहे हैं सर जो है कैसे हो संविधान के उद्देश्यों की पूर्ति। हम ये देने जा रहे हैं कि धन दौलत का कैसे हो न्यायपूर्ण बंटवारा। हम लोगों को जो है 2012 जो किताबें देने जा रहे हैं उसमें ये किताब है भाजपा मुक्त भारत, आखिरी उम्मीद बहुजन छात्र। ये किताब है सर जो आपके सामने आपने ही विमोचन इसका कराया था 2019 में सवर्ण आरक्षण पर। तो हम लोग इस तरीके से सर जो है लगभग 2000 की किताबें जो है जो हस्ताक्षर करेगा संग उसके जो है मोबाइल में हम लोग जो है लोड कर देंगे सर। इस तरीके से जब ये किताबें पढ़ेंगे तो लोगों में जो है गुलामी का एहसास पैदा होगा और उसके फलस्वरूप जो जनता का कर्तव्य होना चाहिए वो करेंगे। तो 2000 की किताबें देने के बदले में सर
हम सिर्फ जो है लोगों की जो गुलामी की मुक्ति की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, इस लड़ाई के लिए सिर्फ उनसे 50 रुपए लेने जा रहे हैं सर। और हमारा टारगेटेड वर्ग है, आम भीड़ नहीं है सर। हमारा टारगेटेड वर्ग है इंटरनेट यूजर वर्ग। ये इंटरनेट यूजर वर्ग सर आज की तारीख में 700 मिलियन लोग जो है इंटरनेट का यूज कर रहे हैं और 2024 तक 900 मिलियन ये संख्या पहुंच जाने की उम्मीद है। 900 मिलियन 90 करोड़। तो मान के चला जाए सर कि आज की तारीख में जो 70 करोड़ लोग जो है इंटरनेट यूज कर रहे हैं, उसमें ऑलमोस्ट जो है 50 करोड़ ऐसे लोग हैं सर जो वर्तमान सत्ता के द्वारा कहीं न कहीं से पीड़ित हैं, वो इससे निजात पाना चाहते हैं। तो अपने लिबरेशन के लिए सर जो है 50 रुपये हंसते-हंसते, इतनी जब किताबें हम देंगे उनको पीडीएफ में, हंसते-हंसते लोग दे देंगे सर। अब हमारे सामने देखिए 50 करोड़ है, 50 करोड़ इंटू 50 रुपये से यदि आप ये करें सर, तो हमारे सामने 2500 करोड़ का सर जो है फंड पड़ा है, इससे हम बहुत ही आसानी से रेज़ कर सकते हैं। तो इस पार्टी के समझ जो है आर्थिक संकट कहीं है ही नहीं। दूसरी बात है कि हम एक नए तरीके से लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। ये जो बहुजन डाइवर्सिटी मिशन लड़ाई लड़ने जा रही है, ये टेक्नोलॉजी को बेस्ड करके लड़ाई लड़ने जा रही है। हम जिस जगह पहुंच रहे हैं, बाकी पार्टियों को पहुंचने में 50 साल लगेंगे। हम भीड़-भाड़ नहीं जुटाएँगे। पार्टियों का खर्चा कहाँ होता है, वो अधिक से अधिक भीड़ जुटाती है, 1000 लाख हम बिल्कुल नहीं जुटाएँगे सर। हम जो है ये लोगों को से सिग्नेचर लेंगे, सिग्नेचर लेने के बाद से उनके मोबाइल में इतनी किताबें 2000 की किताबें लोड करेंगे और अगला जो कदम होगा सर, अगला कदम तो जो है वो ये है कि अगले दिन से हमारी जो टेक्नोलॉजी की टीम है जो सर, जिनका मोबाइल हमको मिल गया, उन्हें व्हाट्सएप नंबर मिल गया, उन पर डेली सर ये जो आप वीडियो बना रहे हैं, वीडियो जाएगा, हमारे आपके आर्टिकल जाएँगे, जितनी भी, एक तरीके से हम सैलाब बहा देंगे सर। जो हमारा ये हस्ताक्षर करेगा सर और बिल्कुल ये गारंटी है सर कि जो लोग जो है ये हस्ताक्षर कर देंगे, जिनका हमको मोबाइल नंबर मिल जाएगा, वो गारंटी शर्तिया तौर पर सर हमारा वोटर बनेंगे ही बनेंगे। क्योंकि आज तक पॉलिटिकल पार्टियां वोटरों से संवाद जो है 4-6 महीने पर, वो कितने दिनों पर करती नहीं है और भाषण के जरिए, जबकि अपना सारा कुछ जो है प्रिंटेड है सर, सारा कुछ प्रिंटेड है। तो इस तरीके से सर जो है हमारे सामने आर्थिक संकट आर्थिक की कोई बात नहीं है। हमें जो लाखों की भीड़ नहीं जुटानी है और हमें जो है ये आपका वीडियो जो है या अम्बेडकर नामा अगर कायम रहे सर, अम्बेडकर नामा के जरिए हमें लड़ाई लड़नी है। चलिए शुक्रिया और बहुत-बहुत बधाई और उम्मीद है कि ऑफिस वगैरह कुछ नाम सिलेक्ट हो गए होंगे और उसमें डाइवर्सिटी रिफ्लेक्ट हो रहा होगा, ऐसी उम्मीद हम सब करते हैं। शुक्रिया तुषार साहब और आप मेहनत करिए, हम लोग साथ हैं, जो बन पड़ेगा मदद ज़रूर करेंगे। दोस्तों आप नहीं भी करते तो भी सर ना, आप हमारे इस एजेंडे में, इस मुहिम में सर जो है आप बहुत ही टॉप प्रायोरिटी पर हैं। आप कह सकते हैं कि जो हम लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, उसके जो 5 जो शीर्ष जो ये होंगे नायक होंगे, उसमें आप ऑलरेडी हमारे लिस्ट में हैं। मैंने आपको बतलाया नहीं, लेकिन आज आपके इस चैनल पर मैं घोषणा कर देता हूँ सर हैं। आप फ्यूचर में जो है, यदि आप संतुष्ट होते हैं, हम तमाम अभी लोगों से संपर्क कर रहे हैं। क्या है कि इससे जुड़ी हुई तमाम सामग्री लोगों के पास भेजा जा रहा है और लोगों से ही अनुरोध है कि अगर आपको लगता है कि ये जो पार्टी बनने जा रही है डेमोक्रेटिक हिस्ट्री की द बेस्ट पार्टी है और ऐसी पार्टी फिर नहीं आ सकती है, तब तो आप जुड़िए, माने पूरी तरीके से संतुष्ट होने के बाद जुड़िए सर। तो आप जो है हमारे जो है 5 जो बड़े सेनापति हैं, उसमें एक है और हम आपसे तभी जो है प्रत्याशा की उम्मीद करेंगे, जब सारी चीजें देख करके आप संतुष्ट हो जाएँगे, तब सर उस समय हम आपसे निवेदन करेंगे सर अगर संतुष्ट है तब जो है अपना योगदान दीजिए सर। तो थैंक्स सर जो है शुक्रिया सर। अपनी बात कहने का जो मौका और भविष्य की शुभकामनाएँ बेहतर करें, लिखते पढ़ते बोलते रहें, आंदोलन भी चलता रहे। दोस्तों एस एल दुसाल साहब हैं, एक पार्टी बनाने जा रहे हैं, बहुजन डाइवर्सिटी पार्टी। पूरा इनका क्या विचार है, उन्होंने विस्तार से रखा है, पूरा वीडियो सुनिए और शेयर करते रहिए। शुक्रिया, जय हिंद।